अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमकीनत करीम और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। आज दो टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। एक, लाहौर सियालकोट मोटरवे पे एक खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या, उसके बाद उस पर आवाम का रद्द अमल, और उसके बाद बात करेंगे मुश्तरका पार्लियामेंट इजलास में 3 ऐसे बिल्स पास हुए हैं जिसकी अपोजिशन मुखालफत कर रही थी मगर अक्सरियत के बावजूद वो हार गई पार्लियामेंट में। इन दोनों पर आज बात होगी। सेठी साहब, पहले बात करते हैं जो ये मोटरवे पे एक घिनौना अंधोनाक वाक़या पेश जो आया। मैं पूछना आपसे ये चाहती हूँ कि हम तो हर साल सुनते हैं हज़ारों की तादाद में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जुल्म होता है, चाहे वो ऑनर किलिंग हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो और भी इस तरह के तशद्दुद के मामलात होते हैं। कभी अखबार के अंदर छोटी सी खबर लगी होती है, कभी होती ही नहीं है खबर। ये वाक़या, इसमें ऐसी क्या बात थी कि जिसकी वजह से ये इतना हाई प्रोफाइल केस बना, जिस पे इतनी तवज्जो मिली सिविल सोसाइटी की भी, मीडिया की भी, और इतना इसकी शह सुर्खियाँ बनी? हाँ जी, हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। उसकी वजह ये आपने सही कहा कि हर रोज़ हम अखबार में देखते हैं कि सिंगल कॉलम की एक छोटी सी खबर लगी हुई होती है कि फ़लानी जगह पे फ़लानी जगह पे फ़लानी जगह पे एक खातून को अगवा करके ले गए, रेप किया, गैंग रेप किया। कभी मार देते हैं, कभी छोड़ देते हैं, और फिर वो घर आती हैं, अपने वालिदैन को बताती हैं। ख़बर वही लगती है जबकि वालिदैन कंप्लेंट करते हैं पुलिस के पास। अगर वालिदैन कंप्लेंट ना करें या खातून कंप्लेंट ना करें तो ख़बर ही नहीं बनती। इसके बावजूद जो रिपोर्टेड ख़बरें हैं वो 1000 से ज़्यादा रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। उनमें से और बेशतर जो है वो गैंग रेप होती है। तो वो ख़बर वहीं लगती है, लोकल ख़बर बन जाती है। ये उस खबर के बाद फॉलो अप भी नहीं होता कि केस लगा, केस बना, नहीं हुआ। बस इतना होता है पुलिस ने रजिस्टर कर लिया केस, कुछ नहीं पता चलता। उसके बाद मीडिया अपना इंटरेस्ट खो बैठता है, इंटरेस्ट रहता ही नहीं है। सिविल सोसाइटी का भी इंटरेस्ट नहीं रहता। मगर ये आम तौर पे ये जो केसेस होते हैं ये देहातों में होते हैं, दूर दराज के इलाकों में होते हैं, गरीब औरतों के साथ होते हैं, गरीब घरानों के साथ होते हैं, घरानों के साथ होते हैं। उसकी अहमियत नहीं है हमारे माशरे में। लोकल पुलिस वाले भी जो हैं वो भी उसको ज़्यादा अहमियत ही देते हैं। बड़े पुलिस वाले उसको फॉलो अप करने के लिए कोई हिदायत नहीं करते। मीडिया कोई कैंपेन नहीं चलाता। एक नामालूम खातून, नामालूम फैमिली, नामालूम जगह, कहीं कोई वो रिपोर्टिंग जो नहीं होती, ताकीद भी नहीं की जाती। उस बेचारी की आवाज़ भी बुलंद नहीं हो पाती। इस केस में 2-3 ऐसी चीज़ें थी जो कि फ़र्क थी। पहली बात तो ये कि ये खातून मेरा ख़्याल है जो जिस तबके से इनका ताल्लुक़ है वो कोई गरीब तबका नहीं है। इसका ये मतलब है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को जब पता चला तो वहाँ यही फ़ैसला हुआ कि इसको छोड़ डालना है। और ज़ाहिर है अगर गरीब तबके से नहीं है तो उनके भी असर रसूख होंगे ना, लोगों को जानते होंगे कि इस केस को फॉलो अप करना है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो टेरेबल बात थी ये कि रिपोर्टिंग के ये खातून ने ख़ुद जाके बताया कि मेरे साथ ये हुआ है, ये बताया कि मेरे बच्चों के सामने ये सब कुछ हुआ है। तो एक ऐसी हमदर्दी की लहर भी कि जी बच्चों के सामने इस किस्म का तशद्दुद हुआ है। आम तौर पे इस किस्म का तशद्दुद किसी फैमिली के मेंबर के सामने नहीं होता। कहीं ले जाते हैं वहाँ करते। तो यहाँ तो ख़ुद खातून ने बताया कि कितना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था ये कि बच्चों के सामने ये हुआ। अब बच्चे जब बीच में आ जाते हैं तो और भी इंसानियत और हमदर्दी का इजहार होता है। तीसरी चीज़ ये कि आम तौर पे अगर मैंने कहा ना कि 100,000 के करीब केसेस रिपोर्ट होते हैं तो शायद चंद हज़ार केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। बिकॉज़ फैमिली या खातून जिसके साथ जुल्म हुआ होता है वो समझते हैं कि
या तो इसका कोई नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा, जिन लोगों ने किया है वो बड़े पावरफुल हैं, वो पुलिस को खिला पिला के एक मसला हल हो जाएगा और फैमिली की बेइज्जती हो जाएगी, तौहीन हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी और एक किस्म का ऑनर उनका लूट लिया जाएगा और उनको इंसाफ भी नहीं मिलेगा। तो सोचते हैं कि ना ही किया जाए। यहाँ इन्होंने केस को लॉन्च भी किया, उसको हाईलाइट भी किया, शोर भी लोगों को बताया भी कि ये ऐसे हुआ और बहुत बहादुरी का इजहार किया उस खातून ने कि उन्होंने कहा कि मैं लॉन्च भी करूँगी और इसको फॉलो अप भी करना है। तो ये दिस वाज द सेकंड थिंग कि वो उनकी क्लास की वजह से और उनकी तालीम की वजह से कि उन्होंने इसको हाईलाइट भी किया। और मैं समझता हूँ तीसरी बात ये थी कि ये नहीं कि मोटरवे पे हुआ, ये कहीं भी हो सकता था, मगर कि जो पुलिस का जो रवैया था, इसके अंदर जो बातें बाहर निकली कि जी इतने घंटे के बाद कोई जवाब मिला, जब उन्होंने SOS किया तो कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि बहुत से अमीर लोग ट्रैवल करते हैं मोटरवेज़ के ऊपर, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं, छोटी गाड़ियों वाले तो वैसे ही मोटरवे पे नहीं जाते। और मोटरवे एक एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब वहाँ अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी ना हो तो जो हमारे वेल टू डू लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। अब ये तो नहीं होगा कि जी एक बस को रोक लिया, लूट लिया और वहाँ खातून को किसी को निकाल के बाहर ले गए और ज़्यादती की उनके साथ, ऐसे नहीं है। ये तो एक गाड़ी रुकी या ख़राब हुई, ये किसी के साथ हो सकता है, टायर पंचर हो सकता है, गाड़ी का रेडिएटर जो है वो उड़ जाए, वो गर्म हो जाए, ये होता है, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो मोटरवे ऐसी जगह है जहाँ कोई और सिविलाइजेशन नहीं होती, करीब वरीब कोई लोग नहीं होते, तो इसलिए जो रिस्पांस टाइम है फोर्स का, सिविल फोर्स का या पुलिस का या मोटरवे पुलिस का, वो बड़ी जल्दी करना पड़ता है। इस केस में ये भी सवाल खड़ा हो गया कि रिस्पांस टाइम नहीं समझ आई। उन्होंने फ़ोन भी किया इमरजेंसी को, कोई रिस्पांस नहीं, इधर किया उधर से कोई रिस्पांस नहीं, घंटे के बाद वहाँ लोग पहुँचते हैं। क्योंकि वहाँ पेट्रोलिंग भी वो कहते हैं कि नहीं हो रही थी, 6 महीने से मोटरवे खुली हुई थी मगर वहाँ कोई पेट्रोलिंग का उन्होंने सिस्टम, तो ये भी फिर इश्यूज सामने आने शुरू हो गए और लोग भी कंसर्न हो गए कि यार ये हालात हैं मोटरवे के ऊपर, ये किसी के साथ भी हो सकता है, चोरी हो सकती है, डकैती हो सकती है, लोग रोक के कोई रेजिस्टेंस हो मार दें किसी को। तो ये तो इस रेप केस ऑन द मोटरवे के साथ फिर एक मोटरवे का जो डायमेंशन है वो भी बीच में आ गया और रिस्पांस टाइम ऑफ मोटरवे पुलिस के बारे में आपने सुना है कितनी इफिशिएंट है वो, कोई करप्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो फिर सवाल ये खड़े हो गए कि क्या हुआ, क्यों नहीं पहुँचे वहाँ, इमरजेंसी वाले क्यों नहीं पहुँचे, इमदाद क्यों नहीं फौरी तौर पर मिली। तो इस किस्म की चीज़ें जब सामने आनी शुरू हो गई तो फिर ये केस जो है बढ़ गया। अब उस स्टेज में जब इस किस्म के सवाल किए जा रहे थे, उस स्टेज में CCPO साहब ने एक ऐसा बयान दे दिया, CCPO लाहौर उमर शेख साहब ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके साथ ऐसे लगा कि ये ब्लेम कर रहे हैं विक्टिम को कि वो जिम्मेदार औरत है, क्योंकि उसने रात को देर से निकली, वो गैर जिम्मेदार है, उसे ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए, पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया। अच्छा, अब बात ये है कि ये बड़ा इनसेंसिटिव रिमार्क है, जबकि एक माहौल ऐसा बन रहा है उसके अंदर आप इस किस्म की बात करें। मैं समझता हूँ कि बड़ी नामुनासिब बात थी और मगर इससे ज़्यादा कि वो नामुनासिब थी, जो मेरे लिए जो इशू खड़ा हो गया और बहुत से लोगों के लिए हो गया कि किस किस्म की ज़हनियत है हमारी पुलिस के अफसरों की या पुलिस के लोगों की, जिसमें वो पहले ये देखते हैं कि जिसके साथ ज़्यादती हुई है उसकी गलती क्या थी, ये नहीं कि उसके साथ ज़्यादती हुई है उसको पकड़ा जाए, जिससे ज़्यादती की है तो वजह उधर दी जाए। वो देखते हैं कि जी आपकी क्या गलती थी, आपने ऐसे क्यों नहीं किया, आप ये कपड़े क्यों पहने हुए थे, आप इधर क्यों गई, आप उधर क्यों गए, इसकी तरफ तवज्जो। अब ये भी फिर एक डायमेंशन बन गया और ये आज की बात नहीं है, ये जहनीत ही ऐसी है। और हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि जी अगर खातून बस में चढ़ जाएं और वहाँ कोई छेड़छूड़ हो तो लोग ये कहते हैं जी आप बस पे क्यों चढ़े, आप कोई रिक्शा ले लेते अलग, आप बस पे चढ़ेंगे तो वहाँ तो रश होगा तो लोग तो करेंगे। तो मतलब इस किस्म की ज़हनियत है कि विक्टिम जो है उसके ऊपर इस माशरे के अंदर तवज्जो दी जाती है कि विक्टिम की क्या गलती थी, अगर ये ऐसे ना करती तो ऐसे ना होता। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी ज़्यादती है, बिकॉज़ इससे तो फिर ये होगा कि आप आधे पाकिस्तान को घरों में लॉक कर दें, चाबियाँ ताले लगा के और बंद कर दें। और आपको सेठी साहब घर बंद करने से भी काम मसला हो रहा है। जो आप देखें, जो बहुत सारे, ये भी एक PTI की हैं रहनुमा, उन्होंने जो फिगर्स दिए हैं दे आर सो शॉकिंग
कि कितनी बड़ी परसेंटेज है कि जो रेप जो है वो घर के अपने लोग कर रहे हैं, अपने रिश्तेदार, बाप भाई, मामा चाचा। अच्छा, अब ये आपने एक और नया डायमेंशन खोल दिया। दरअसल जो हकीकत ये है कि, और ये अब हमें टेस्टमनीज आनी शुरू हो गई हैं ख़वातीन की, अमीर हों गरीब हों, ये अब सोशियोलॉजिकल फैक्ट्स आने शुरू हो गए हैं, सिर्फ यहाँ नहीं हर दुनिया में, कि ख़वातीन जो हैं बच्चों से लेके 3, 4, 5 साल से लेके आगे तक हर स्टेज पे कहीं ना कहीं उनके साथ कोई ऐसा हादसा आता है जिसका ताल्लुक़ मर्द के साथ है और जिन्स के साथ है, और उसके साथ उनके जहन पे है, उनके ऊपर बड़ा बोझ पड़ता है। मैं समझता हूँ किसी खातून से आप पूछ लीजिए, किसी मर्द से पूछ लीजिए कि आपको कभी हरासमेंट हुई होगी, मुझे क्या हरासमेंट होनी है, मगर किसी खातून को बैठ के पूछ लीजिए प्राइवेट में कि भाई आप बताएं आपके साथ कोई ज़्यादती कोई हो, तो वो हमेशा फैमिली से शुरू होता है, घर से शुरू होता है, रिश्तेदारों से शुरू होता है कि मैं इतने साल की थी और मेरे साथ किसी ने ऐसे हाथ रखा, किसी ने ये किया, किसी ने बुलाया और ये किया और वो किया, और ये एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है बच्चों के लिए। और फिर उस माशरे में जहाँ अब जाके कानून बने हैं कि जी 18 साल या 16 साल से कम आप शादी नहीं कर सकते किसी बच्ची की, यहाँ तो 10-10 साल की उम्र पे लोग शादियाँ कर देते हैं, 12 साल की उम्र पे लोग शादियाँ कर देते हैं। तो वो जो सेक्सुअल अवेयरनेस है ना, वो इस सोसाइटी के अंदर हमारे कानून की हैसियत से और हमारे सो कॉल्ड कल्चर की हैसियत से ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो असली ख़राबी है ये माशरे के अंदर है, और लैक ऑफ तालीम है, लैक ऑफ जॉब्स है, और ये कि जी औरत ज़ात को इज़ नॉट इवन हाफ अ मैन, वो एक स्लेव है, एक गुलाम है, उसको जैसे मर्जी आप ट्रीट कर लें, सिर्फ उनका जो स्टेटस है वो थोड़ा फ़र्क है, एक मुलाजिम से थोड़ा सा ऊपर स्टेटस है, और वो उसकी ट्रीटमेंट भी उसी तरीके से है। अच्छा, और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये बहुत से ममालिक में है जहाँ ख़वातीन के ऊपर, औरतों के ऊपर उनकी हकूक़ जो है, इंसानी हकूक़ के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, और वो एक हिस्टोरिकल चीज़ चलती आ रही है। अब इकनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, मईशत की डेवलपमेंट के साथ, सियासी शऊर के साथ, जमहूरियत के साथ, वोटिंग राइट्स के साथ, अब औरतों को हकूक़ उनके कुछ ना कुछ आहिस्ता आहिस्ता मिलने शुरू हो गए, मगर उसके लिए बहुत लंबी जदोजहद की है उन्होंने, और वो जदोजहद जो है अभी जारी है, और भी बड़ा लंबा तवील रास्ता है आगे। ये सिर्फ ख़वातीन के अपने जहन भी चेंज होंगे इकनॉमिक कंडीशंस के साथ, और मर्दों के जहन और माशरे के जहन जो है, जिससे मर्दों का सबसे ज़्यादा हिस्सा है, उनके जहन भी चेंज होने पड़ेंगे, और ये रातों रात नहीं होगा, मगर इसके लिए फिर इक़दाम भी किए जाते हैं ना, फैसिलिटेट किया जाता है। अब मैं एक छोटा सा जाते जाते एग्जांपल आपको दे दूं। अभी हम इकोनॉमिक्स में हमें सिखाया जाता है कि ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होती है, एक मुल्क की पूरी इनकम कितनी होती है, उसके अंदर हर एक की कंट्रीब्यूशन गिनी जाती है, सवा उस औरत के जो कि एक हाउसवाइफ होती है। वो कहते हैं जो हाउसवाइफ है वो जो खाना पकाती है, वो जो सफाई करती है, जो बच्चे संभालती है, वो जो 10 घंटे 12 घंटे वो जो घर में काम करती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको नेशनल इनकम अकाउंट्स के अंदर नहीं लिया जाता। मगर अगर मर्द उसके सब का काम करे और उसको पेमेंट मिलती है, तो फिर वो उसमें नेशनल इनकम अकाउंट्स में आ जाती है। वो कहते ही हैं कि जितनी ज़्यादा ख़वातीन बाहर जाके काम करें और उनको अपने काम का मुआवजा मिले, तो उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। आज आप हाउसवाइफ बाहर जाके 10 घंटे काम करे तो 50,000 रुपया या 20,000 रुपया या 30,000 रुपया कमा लेगी, घर में वो करेगी तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। मगर बाहर क्या हो गया है, यूरोप वगैरह में ये हो गया कि सभी बाहर काम करते हैं। हमारे यहाँ तो हमारे जैसी सोसाइटीज़ के अंदर ये ऐसे नहीं है। तो ये एक बड़ा सीरियस किस्म का इशू है, और इसका ताल्लुक़ फैमिली के साथ नहीं है, बहरहाल इसका ताल्लुक़ माशरे के साथ है कि माशरे के अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं इसका ताल्लुक़ फैमिली से नहीं है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने इस मसले पे एक इंटरव्यू दिया अभी हाल ही में एक टेलीविज़न को, और उनसे जब पूछा गया कि ये क्या आप समझते हैं कि जो मुआशरे में इतना औरतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद और इस तरह के रेप केसेस वगैरह का जो बढ़ाव आ रहा है, तो उन्होंने तो मसाइल की इस तरह से निशानदेही की कि ये बाहर के ममालिक में, मगरिब के में
बहुत फैमिली के स्ट्रक्चर टूट फूट गए हैं, जिसकी वजह से ये और इस तरह के क्राइम रेट, सेक्स क्राइम रेट्स हाई हो गए हैं। फिर उन्होंने बॉलीवुड का भी जिक्र किया कि देखें बॉलीवुड में जिस तरह की फिल्में बनती हैं, पहले कैसी बनती थी, अब कैसी बनती हैं, जिसकी वजह से दिल्ली जो है वो दुनिया का रेप का सेंटर बन चुका है। फिर उन्होंने बात की कि हमारा फैमिली स्ट्रक्चर महफूज है, इसको नहीं टूटना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जिस तरह के हम ड्रामे दिखाते हैं, फहाशी फैलती है, तो मैं तो अर्तुगरुल लेके आया हूँ तुर्की से कि उस तरह की इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं, तो ये तो उन्होंने मसाइल की निशानदही कर दिया कि मसला सारा ये है कि आपका फैमिली स्ट्रक्चर टूट रहा है इस तरह की गंदी फिल्मों और ऐसी फहाशी से। देखिए, फैमिली स्ट्रक्चर तो यूरोप में बहुत अरसे से टूट चुका है, मगर यूरोप में तो इस किस्म के रेप केसेस नहीं होते, और जब होते हैं तो बड़ी सख्त कार्रवाई की जाती है और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाती है। तो फैमिली स्ट्रक्चर तो वहाँ कब से टूट चुका है। तो इसका ये मतलब नहीं कि फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो इसको प्रोटेक्ट करता है खातून को, नहीं। अर्ज़ ये है, मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। तवील अरसे से, जब से जंग हो रही है, जब से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं मुल्कों के दरमियान, फ़ौजों के दरमियान, हमेशा से आपको याद होगा कि जो आते थे कॉन्करर्स जो थे, जब वो एक शहर को कॉन्कर करते थे तो आग लगाते थे घरों में भी, और ख़वातीन को उठा के ले जाते थे, बिल्कुल उनको प्रिजनर्स लेते थे। जो मर्द होते थे उनको मार देते थे, उनको कत्ल कर देते थे, या उनको कहते थे फ़ौज को ज्वाइन कर लो। और जो ख़वातीन होती थी उनकी बेवाओं, उनको उठा के ले जाते थे एज बूटी, वॉर बूटी। तो इन ख़वातीन को तो एज अ वेपन ऑफ वॉर भी लिया गया ना। और आप लोगों को पता है, सबसे ज़्यादा रेप फैमिलीज स्ट्रक्चर टूटने से नहीं होती, जंग करने से होती है। जहाँ भी दो फ़ौजें जंग करती हैं एक इलाके के अंदर, तो वहाँ जब वो कॉन्कर जो करते हैं, वहाँ जो तशद्दुद होता है वहाँ की ख़वातीन के ऊपर होता है। आपने देख ही लिया, बहुत से एग्जांपल्स हैं। अब मैं कहाँ आपको लेके चलूँ। हमारे पार्टीशन जब ये पाकिस्तान बना है, उस वक्त जो जितना ये हुआ था, खौफनाक कहानी है। इधर पार्टीशन के दौरान माइग्रेशन जब हुआ तो फैमिली का क्या ताल्लुक है कि जी फाशी है, कल्चर है, ऐसी कोई बात नहीं है। कानून होने चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, तालीम होनी चाहिए, और फिर पनिशमेंट जो है वो एग्जाम्पलरी होनी चाहिए, और वो पता चले लोगों को कि पुलिस जो है वो फौरी तौर पे हरकत पे आ जाएगी, सिफारिश नहीं चलेगी। यहाँ तो बड़े बड़े लोग देहातों में फ्यूडल लैंडलॉर्ड जो हैं या गुंडे जो हैं उठा के ले जाते हैं, उनके तल्लुकात लोकल लेवल पे पुलिस के साथ होते हैं, वो किसी केस को आगे बढ़ने नहीं देते। आपका क्या ख्याल है, क्यों करते हैं? अगर उन्हें पता हो कि अगर ये किया तो अगले दिन ये पकड़े भी जाएंगे, कानून की पूरी वज़न उनके ऊपर गिरेगा और उनको सज़ा भी होगी। अभी तो आप थोड़ा सा किसी वकील को बुला लें, पूछ लें कितने रेप केसेस हैं इस मुल्क में जो रिपोर्ट होते हैं, उनमें से कितनी कन्विक्शंस होती हैं? 3 to 5%, 3 से 5% है कन्विक्शन रेट पाकिस्तान का। तो फिर आप बताइए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दीज आर द रियल रीजंस। इसका ना फैमिली के साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक है, ना इसके साथ कि जी वो आपका कल्चर जो है, आप मुंबई की फिल्में देख रहे हैं। अरे भाई, मुंबई में तो इतने रेप नहीं होती, दिल्ली में हो जाती, तो फिल्में तो मुंबई में बनती हैं, ऐसे ही है ना। तो ये नहीं है जी कि दिल्ली में इसलिए ज़्यादा रेप्स हो रही हैं क्योंकि फिल्में देखते हैं ज़्यादा, नहीं। दिस हैज़ टू डू विद द लोकल स्ट्रक्चर्स। और ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा रिपोर्टिंग होगी, और वहाँ भी आपने देखा जब रिपोर्टिंग होती है और मीडिया एक चीज़ को उठा लेता है तो फिर बचाव नहीं होता। ये दिल्ली में भी जो अब बहुत कम हो गए हैं रेप केसेस, बिकॉज एक दो ऐसे हुए बसेस के अंदर से ले गए उठा के, और वो पब्लिक थी, वहाँ विटनेसेस थे, फिर ठीक ठाक किस्म की कार्रवाई हुई। तो अब दिल्ली रेप के वर्ल्ड का कैपिटल नहीं रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब की नीयत तो ठीक होगी, मगर उन्हें कुछ पता नहीं है कि ये क्यों होता है और कैसे होता है, और इसका जो इलाज है वो क्या होना चाहिए। उन्होंने वैसे इलाज भी बताया है। उन्होंने कहा है सख्त तरीन सज़ा होनी चाहिए, और उन्होंने कहा है कि ये इसकी जो फर्स्ट डिग्री रेप केस की जो कैटेगरी में आएगा उसको ऑपरेशन करके नामर्द बना दिया जाए। देखिए मेरी बात सुनिए, डिटेरेंस तो होती है, पनिशमेंट क्या होती है? सज़ा यही होती है ना कि दूसरा बंदे को एहसास हो कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये हो जाएगा। तो सज़ाएँ तो अभी भी बहुत सख्त हैं इस किस्म की चीज़ के लिए, मगर और भी कुछ कानून चल रहे हैं यहाँ, या और भी कुछ अमली तौर पे चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से कन्विक्शंस नहीं होती। और डिटेरेंस जो है, जिसे हम कहते हैं डिटेरेंस, कि जी किसी को डर आए, खौफ आए कि मैंने ये किया तो मेरे साथ ये हो जाएगा। आपने बता दिया, एक तो कन्विक्शंस नहीं होती, तो सिस्टम, जस्टिस सिस्टम ख़राब है। अगर कन्विक्शन हो जाए
तो फिर आपको ये जो आप वो कहते हैं पब्लिक हैंगिंग और ये इसकी ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल। पब्लिक हैंगिंग के साथ आज तक कभी कोई चीज़ डिटेरेंस नहीं हुआ, क्योंकि ज़हनी तौर पे प्रॉब्लम है ना ये, इससे पब्लिक हैंगिंग से मसला नहीं हल होता। पब्लिक हैंगिंग तो तब पहुंचेंगे ना जब पकड़ेंगे, वो रिपोर्ट होंगे, केस कन्विक्ट होंगे। एब्सोल्युटली। अभी तो लोगों को ये बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हमने तो पकड़े ही नहीं जाना, या रिपोर्ट ही नहीं होना। एब्सोल्युटली। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हुक्मरान तबका है वो भी ज़ाहिर है अमीर लोग हैं, उन्हें भी उस किस्म का दुख सुख नहीं है जैसे कि गरीबों के साथ जो मसले होते हैं और कैसे होता है। और जब अमीर औरत के साथ ये हो तो फिर बहुत बड़ा केस बन जाता है, फिर उसके अंदर सज़ा भी होती है। अब आप फॉलो कीजिएगा ये चीज़ कहाँ जाती है। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि ये कन्विक्शन जो है वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि मुजरिम पकड़ा जाए। अभी तो ये वहाँ तक नहीं हम पहुँचे। अच्छा, अब अगले उस पे टॉपिक पे आते हैं। ये जो पार्लियामेंट में इतना ये मुश्तरका इजलास हुआ सेनेट और कौमी असम्बली का, उसमें ये जो बिल्स पास हुए परसों हमने देखा, उसमें 3 बिल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर था, और वो टीवी पे अभी भी ये चल रहा है कि अपोजिशन उसके सख्त खिलाफ थी। मुझे बताएं ये 3 बिल में ऐसी 3 बिल्स क्या हैं, उनमें ऐसी क्या चीज़ है जिस पे इतना एहतजाज और मुखालफत हो रही है, और उसका हमारे पे क्या असर पड़ सकता है। देखिए, एक तो वो वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर एक बिल है, लंबा चौड़ा बिल है, मगर उसकी लुब लबाब यही है कि हुकूमत चाह रही है कि हुकूमत का ज़्यादा डायरेक्ट कंट्रोल हो जाए वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर। पहले वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर जो डिस्प्यूट्स होती थी वो लोअर कोर्ट से चलती थी, फिर इधर आती थी। अब उन्होंने कहा जी डायरेक्ट गवर्नमेंट चाहे तो वो खुद सीज़ कर सकती है एक प्रॉपर्टी, और इसके अलावा उन्होंने कहा लोअर कोर्ट्स में नहीं होगा, सीधा हाई कोर्ट जाएँ आप, और कोई स्टे वे नहीं मिलेगी जब तक मसला ना हल हो। तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर ये कानून पास किया लेने के लिए। अब उसके पीछे क्या मकासद हैं और उसका क्या ताल्लुक़ है टेररिज्म के साथ, बिल के अंदर तो वाज़े नहीं किया गया, मगर ज़ाहिर है क्योंकि इसका ताल्लुक़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ज़्यादातर मजहबी लोगों के पास हैं, तारीख़ पुराने ज़माने से, तो उसका स्टेटस जो है वो अब उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये किया। कहा तो नहीं जाता, मगर ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद के ऊपर ये इसमें किया गया है। इस्लामाबाद में आपको पता ही होगा कि वहाँ कुछ रिलीजियस लोग ने एक मस्जिद को कैप्चर कर लिया था, और वहाँ और फिर हमला भी हुआ, और फिर बहुत से मसले बने। अभी तक मसले चल रहे हैं कि वो किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या किसी मौलवी साहब के कंट्रोल में है, और वो सारा वक्त यही चलता रहता है। वो आ गए, वो ले गए, फिर पकड़े गए, फिर वो आके सीज़ कर लेते हैं, फिर उनको निकाला जाता है। मेरा ख्याल है क्योंकि वो इतना हाई प्रोफाइल केस बन चुका था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने फिर इस किस्म के कानून लेके आए कि अगर कहीं भी इस किस्म का मसला हो तो गवर्नमेंट फ़ौरन उसको कंट्रोल में ले ले, और कोई उसके ऊपर बातचीत और करने की गुंजाइश ना हो, और ना ही इसके ऊपर कोई मजहबी एंगल उसको दिया जाए। तो इसको लॉ एंड ऑर्डर स्टेबिलिटी का एंगल, एंटी टेररिज्म का एंगल लिया जाए, क्योंकि याद रहे वो जो पहला केस है जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ टेररिज्म का एक ताल्लुक था उसके साथ। दूसरा जो केस है वो है मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग तो एक नॉर्मल मनी लॉन्ड्रिंग होती है, एक मनी लॉन्ड्रिंग होती है जिसका ताल्लुक टेररिज्म के साथ होता है। अब मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये हुआ कि आपने कोई जुर्म किया, एक टैक्स इवेड किया, एक ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए और उसको आपने काले पैसे को सफ़ेद कर लिया, या वो भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। दूसरी वो होती है कि आपने इलीगल पैसा कमाया कहीं से, टैक्स नहीं दिया, और वो किसी टेररिस्ट आउटफिट को दे दिया, कंट्रीब्यूट कर दिया या डोनेट कर दिया। दो अलग अलग चीज़ें, मगर इस बिल के अंदर उन्होंने इकट्ठी कर दी। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये हो गया कि FATF का कोई इंटरेस्ट नहीं है इन कि जो नॉर्मल मनी लॉन्ड्रिंग है उसके लिए नॉर्मल कानून है। फॉर एग्ज़ाम्पल मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ हर मुल्क के अंदर कानून है, मगर टेररिज्म के साथ उसको नहीं लिंक किया। ये जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका मेनली जो पर्पज़ है वो टेररिज्म, तो इसको दोनों को इकट्ठा कर दिया। ये मेरा ख्याल है मकसद नहीं था FATF का, मगर इन्होंने इसको इकट्ठा कर दिया। अब इकट्ठा क्यों किया, और इसी के ऊपर जो अपोजिशन ने जो एहतजाज किया है, वो जो अमेंडमेंट चाह रहे थे अपोजिशन, वो यही चाह रही थी कि अब इसके अंदर ये है कि किसी को आके वो पकड़ के ले जाएं। पहले तो ये उन्होंने कर दिया कि नैब को भी इन्वॉल्व कर दिया इसके अंदर। अब टेररिज्म का क्या तल्लक है नैब के साथ? नहीं है। टेररिज्म के लिए तो FIA है, एंटी टेररिस्ट यूनिट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, CTD वगैरह वगैरह। अब नैब को आपने इन्वॉल्व कर दिया, नैब सियासी तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो अपोजिशन का ये था कि नैब को जब आपने इन्वॉल्व किया
और नॉर्मल मनी लॉन्ड्रिंग को आपने टेररिज्म के साथ लिंक कर दिया है। तो दो ऑब्जेक्शंस, इसको टेररिज्म के साथ, हर मनी लॉन्ड्रिंग केस को टेररिज्म के साथ ना लिंक करें। दूसरा ये कि इसको नैब में क्यों दे रहे हैं, नैब तो अब एक इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी अपोजिशन के ख़िलाफ़। तो ये दो मेन ऑब्जेक्शंस थे जिसको वो कह रहे थे कि FIA इंक्वायरी कर ले, फलाना कर ले, मगर नैब को इसमें से ना लेके आए, मगर गवर्नमेंट ने नहीं मानी बात उनकी। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये भी थी कि अगर मैंने कुछ मनी लॉन्ड्रिंग की है और आपको पता चल गया कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आपका उस पर कोई हाथ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपने सुनी सुनाई बात कि आपने शक किया, तो आपको भी धर लेंगे। वो कहेंगे जी आपको पता था, आपने हमें बताया नहीं, और तो आप रोते रह जाएंगे कि नहीं मुझे तो डायरेक्ट पता नहीं चला, मुझे तो कहीं से ये हो। नहीं, आपको पता था, आपने बताया नहीं, चलो तुसी भी चलो। तीसरी चीज़ ये है कि पहले गिरफ्तारी से पहले आम कानून के मुताबिक एक वारंट लेना पड़ता है एक मैजिस्ट्रेट से, फिर जाके किसी को गिरफ़्तार कर सकते। इसमें उन्होंने किसी की वारंट शरण की चीज़ फारग कर दी। आए, कोई मैजिस्ट्रेट को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैजिस्ट्रेट के आगे 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, जो कानून में है कि आपको गिरफ़्तार करके लेके जाते हैं 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के आगे लाना पड़ता है कि जी हमने इनको ये गिरफ़्तार किया है, ये केस है, ये है। नहीं, वो सब ख़त्म कर दिया। अब आए, किसी को जिसको चाहे पकड़ लें, कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग में ले गए, चलो जी, और फिर आप लेके बैठे रहे, उनको केस बनाते रहे उनके ऊपर, और कोई रिलीफ नहीं है उसमें। तो मतलब इस किस्म की चीज़ उन्होंने की है, और लगाया खाता टेररिज्म का, मगर एक्चुअली जो ख़तरा है कि इसको इस्तेमाल किया जाएगा अगेंस्ट मीडिया एंड अगेंस्ट ऑपोजिशन, उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए, उनके ऊपर तशद्दुद करने के लिए। और एक दफ़ा चार्ज लग गया मनी लॉन्ड्रिंग का, आपकी जेब में से 100 पाउंड निकला है, फॉरेन करेंसी निकला है। मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, ये आपने कहाँ से खरीदी, इसकी रसीद दिखाएं। अगर आपने मनी डीलर से ली है और रसीद नहीं है, गए आप, ले गए आपको, तो वो तो या आपके डाल दिया, आपके जेब में डाल दिया और पकड़ लिया, जैसे राना सनाउल्लाह साहब के साथ ड्रग्स कर दिए थे। अब आपके पास वो हर किस्म की चीज़ कर सकते हैं। तो ये दिस इज़ द मिस यूज़ ऑफ दिस लॉ, जिसके ऊपर ज़्यादा एहतजाज हो रहा था। तो ये तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, और फिर आ गया एंटी टेररिज्म। एंटी टेररिज्म में उन्होंने एक सिर्फ नया अमेंडमेंट की है, जो मैं समझता हूँ कि इतनी नामुनासिब नहीं है, मगर उसके लिए भी थोड़ी सी प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी। वो ये कि अगर किसी की टेररिज्म के बारे में किसी की तफ्तीश या तो किसी की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो अब उन्होंने इजाज़त ले ली है कि पहले इजाज़त लेनी पड़ती थी कि अगर स्पाइंग करनी है, अगर फ़ोन को टैप करना है, अगर किसी की ईमेल्स खोलनी है, तो वो कानून के मुताबिक वो इलीगल था कि किसी। अब उन्होंने लीगल कर दिया है कि जी वायर टैपिंग जो चाहें कर लें, आप खुफिया तरीके से घर में चले जाएं, किसी के निकाल लें, ये कर लें, वो कर लें, आप जो कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा आपको। आप इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे हैं, ले आए। कल को वो कहेंगे जी हम तो इन्फॉर्मेशन लेने गए थे खुफिया, हमारा ख्याल था कि फ़लाना जो जर्नलिस्ट है या फ़लाना जो सियासतदान है उसका तल्लुक़ फ़लानी बैंड आउटफिट के साथ है, तो हम उनके घर चले गए थे और वहाँ जाके हमने सर्च कर लिया, ये कर लिया, वो कर दिया, और वहाँ से ये निकला। अभी तो ये करने के लिए पहले इजाज़त लेनी पड़ती है ना, मैजिस्ट्रेट्स को साथ ले जाना पड़ता है, तो अब उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे जो इक़दामात हो रहे हैं, ये जो आईनें हो रही है, इसका कुछ हद तक तल्लुक़ इंटरनेशनल कम्युनिटी के डिमांड्स के साथ है, और कुछ हद तक तल्लुक़ हुकूमत के अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि ठप किया जाए, सबको दबा के रखा जाए, और जो उठता है उसको एक लगाई जाए, पकड़ के ले जाए। और मैं समझता हूँ कि इसके एक तो ये है कि अब वो जो डिसअपीयरेंसेस हो रहे थे, अब शायद उसकी जगह पे ये कानून लगने शुरू हो जाएंगे और आएंगे और पकड़ के ले जाएंगे। आप डिसअपीयर तो कर ही जाएंगे, मगर आपको पता होगा कि फ़लानी जगह पे है। उसका मकसद वही होगा कि आपको जेल में रखना, आपको तशद्दुद करना, आपको टाइट करना, आपको सबक सिखाना, और फिर उसके बाद आप 9 महीने के बाद बेल लेके बाहर आ जाए और सारी उम्र वो केस आपके सर पे रहेगा। तो आप क्यों कह रहे हैं फिर ये कि ये तशवीशनाक, इतनी बड़ी बात कोई नहीं है? नहीं, मैं ये कि जो तशवीशनाक ये है कि दुनिया में कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में कुछ एरियाज आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका में आपने किसी के घर की सर्च करनी है, वारंट लेके आप जाके कर सकते हैं। अब इन्होंने तो उस हद तक ये टेक्निक्स जो इन्वेस्टिगेशन या इंटेलिजेंस की जो टेक्निक्स होती हैं वो अंडर नेशनल सिक्योरिटी और जस्टिफिकेशंस के लिए आप कर सकते हैं, मगर यहाँ तो बहुत खुला छुट्टी होगी। तो अगर यही चीज़ जो है इसकी कोई कानूनी ढांचा बना लिया जाता कि जो मकसद है वो पूरा हो जाए मगर आपकी प्रिवेसी इन्वेड ना हो, इसको मिसयूज़ ना किया जाए, तो दैट वुड हैव बीन मच बेटर। ऑब्वियसली, बिल्कुल, मेरे ख्याल में ऑपोजिशन भी यही चाह रही थी।
अब मुझे बताएं कि ये जो हुआ है जॉइंट पार्लियामेंट के सेशन में, ये जहां ऑपोजिशन की अक्सरियत, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ ऑपोजिशन, इनके साथ ये सेनेट पे भी हो चुका है जब ये सेनेट का चेयरमैन होना था, तो इनके पास अक्सरियत, इतना शोर मचाया हुआ इन्होंने, और वहाँ जाके 10 वोटों से इनको शिकस्त हो गई। 2 दिन बाद आपकी APC भी आने वाली है जिसके बारे में इतनी हाइप क्रिएट की हुई है इन्होंने। तो अगर ये इनके हालात हैं कि अपने ये बंदे पूरे पार्लियामेंट में नहीं ला सकते, जिन बिल्स पे इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जिनसे ये बराह रास्त मुतासिर होंगे, तो ये अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह ये सोच समझ के ये काम किया गया। देखिए, वो कहते हैं कि 36 लोग अपोजिशन के आ सकते थे, आए नहीं जी। उनमें से कुछ 4-5 तो बीमार थे, जिनके बारे में पता चल गया कि कोई अस्पताल में था, किसी को कोविड हुआ था वगैरह। मगर बाकी जो नहीं आए, अब जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, किसी को फ़ोन चला गया कि मत जाओ, और सियासी जमातों ने भी पूरी कोशिश नहीं की और के सारे पहुँचे। अगर सारे पहुँच जाते तो ये बिल ना पास होते जी। मगर आपको याद है इससे पहले भी 1-2 बिल्स ऐसे पास हुए हैं जहाँ के शोर शराबा बड़ा था, मगर जब वक्त आया तो सब चुप करके सबने अंगूठा लगा दिया। कोई एक्सटेंशन की बात थी, कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसी बात थी। ये FATF के ऊपर भी जो प्रोपागेंडा ये था कि ये तो कौम के मुफाद में है, नेशनल इंटरेस्ट में है ये सब कुछ करना। अब इसके ऊपर खड़ा होना और इसको नाकाम कर बना देना तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी ना। इसीलिए अपोजिशन ने ये कहा था कि सेनेट के अंदर हम इसको नहीं एक्सेप्ट करते, पास कर देंगे, कुछ अमेंडमेंट्स हैं वो कर लीजिए। इन्होंने वो अमेंडमेंट्स नहीं की। अगर वो अमेंडमेंट सेनेट में हो जाती तो ये बिल्स भी पास हो जाते, और ये जो खदशात जिसका मैं इज़हार कर रहा हूँ और अपोजिशन इज़हार कर रही है कि इसको मिसयूज़ ना किया जाए, वो ना होता और मकसद भी पूरा हो जाता FATF का। मगर हुकूमत के और भी इरादे थे ना जो नेक नहीं थे, इसलिए उन्होंने फिर जॉइंट हाउस कॉल किया, और उससे पहले अपोजिशन को बता दिया गया था कि अगर ये बिल पास ना हुआ तो फिर तो आपको आपकी ऐसी तैसी। अब आपकी ऐसी तैसी से मुराद क्या है? अब कौन नहीं आया वहाँ? छोटी सियासी जमातें बलूचिस्तान की हो गई, इधर की होगी, जिनके बड़े मसले हैं बेचारे, वो कहाँ जाएं? अपोजिशन के साथ खड़े होते हैं तो तशद्दुद, गवर्नमेंट के साथ खड़े होते हैं तो उनको मिलता कुछ नहीं है, गवर्नमेंट लारी लपत आती है। मेंगल साहब की जो, तो इसमें से 8-10 वोट तो उस किस्म के थे जो कि ना इधर के हैं ना उधर के हैं, मगर अपोजिशन के साथ भी खड़े हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ भी नहीं है। वो बेचारे क्या करते हैं, उन्होंने सोचा ये चुप्पी कर जाओ, क्यों किसी के पाँव के ऊपर अपना पाँव रख दें, हमें उल्टा ही हमारे गले पड़ जाए। और दूसरा ये कि उनको पता था कि अपोजिशन जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग इसको जाने देगी, इस बिल को शोर शराबा ज़रूर करेंगे मगर इसको जाने देंगे, बिकॉज ऊपर से ऑर्डर आ गया है कि ये बिल पास होने हैं। और ऊपर से मुराद ये नहीं है कि इमरान खान साहब से आया ऑर्डर, क्योंकि कौम के इंटरेस्ट में है, नेशनल इंटरेस्ट है। अब नेशनल इंटरेस्ट में तो करना पड़ता है। अब जो चीज़ नेशनल इंटरेस्ट में हो वो हुकूमतें नहीं बताती, वो कहीं और से पता चलता है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है और इसको करना है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये सब कुछ हो गया तो एक कहीं एक टी पार्टी भी हुई है। उस टी पार्टी के अंदर अपोजिशन के लोग भी पहुंचे हुए थे और शेख साहब भी पहुंचे हुए थे और कुछ गवर्नमेंट के लोग भी पहुंचे हुए थे और सारे मिलजुल रहे थे। और खुशी इसी की थी कि जी ये कानून पास हो गए हैं, FATF निकल गया। FATF का सबसे बड़ा जो फ़िक्रमंद हैं वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि जाहिर है कि अगर कोई इस किस्म की चीज़ होती है तो सबसे ज़्यादा असर इकॉनमी के ऊपर पड़ेगा और उनके ऊपर पड़ेगा, सैंक्शंस लग जाएंगे, इस किस्म की चीज़ें हो जाएंगी। तो इसलिए फिर ये होना ही था पास। और अपोजिशन ने कोशिश नहीं की कि पूरे नंबर हो जाते तो फिर क्या करते, फिर तो रोकना पड़ता ना तमकनत। तो इसलिए बेहतर यही था कि लोग ना ही आओ तो चंगा है, और नहीं आओ जितना शोर पा सको और उसके बाद जो कहा यस सर करके अंगूठा लगा दिया। पीपल्स पार्टी ने भी यही किया, नून लीग ने भी यही किया, और ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी ये हुआ। कुछ कहीं आपने इशारा कर दिया, कहीं मैंने इशारा कर दिया। ये तो फिर कौम की इन्होंने मत्ती मारी हुई है ना, जो हमें समझ ही नहीं आ रहा करना क्या चाहते हैं, बोलते क्या हैं, अंदर से क्या हो रहा है। ऐसे ही है, मगर इसका ताल्लुक जो है ना वो उसके साथ नहीं है जिसकी आपने अगली बात की कि जी वो APC होने जा रही है। अब APC में तो जाहिर है पूरी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है, मगर वहाँ भी प्रॉब्लम क्या रहा है कि इत्तेफाक ही नहीं है कि करना क्या है। कोई कहता है हम गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके नए इलेक्शन करवाना चाहते हैं, कोई कहता है हम इन हाउस चेंज कराना चाहते हैं, कोई कहता है कि रहे ये ही और इमरान खान ही चला जाए, अल्लाह खैर सल्ला। आपस में इत्तेफाक ही नहीं है, और उसकी भी बड़ी सीधी सी वजह है कि सारे जो लीडर्स हैं अपोजिशन के टॉप लीडर्स, वो इस वक्त किसी न किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, और उन्हें डर ये है कि और भी मुश्किलात हमारी बढ़ ना जाएँ। और फिर
उम्मीद ये करते हैं कि आवाम खुद उठेगी, शोर शराबा करेगी, कुछ ना कुछ करेगी तो फिर हम मिल जाएंगे आवाम। ये फ़ैसला नहीं किसी का कि आवाम को उकसाया जाए, बाहर निकला जाए, कुछ किया जाए। मगर क्योंकि यहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और वो जो ऊपर से आया हुआ है डज़ वो डज़ लगी हुई है। ये इस पे एक शायराना तज्जिया भी है। और वो बस वो मैं इससे ज़्यादा तो नहीं कह सकता, शायद आपको बेहतर पैगाम दे सकती हैं आपके लफ्ज़ों में। जी, वो शायर कहते हैं, मैं किससे कहूँ मेरे साथ चल, मैं किससे कहूँ मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, यहाँ सबके सर पे सलीब है, मैं यहाँ सबके सर पे सलीब है। सलीब है। वाह वाह वाह। तो बस आपने तो सारी बात करी दी, इंटरव्यू की क्या ज़रूरत थी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।